नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव अपना दल कमेरावादी के डॉक्टर सीएल पटेल जी। और जैसा कि हम लगातार लंबे समय से बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मियों की राजनीतिक हैसियत है, पटेलों की, पिछड़ों की, वो कैसे 10-15 साल में बढ़ी है। सीएल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपने इस राजनीति के उदय का दौर देखा है, जब ये कुर्मी और पटेल राजनीति शुरू होती है। आखिर ऐसी आज क्या वजह है? समाजवादी पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी रखना पड़ रहा है, बसपा और कांग्रेस भी इसी समीकरण को साध रही है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ कुर्मियों को साधने के लिए कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा क्या फैक्टर कुर्मी निभाने लगा इन 15 साल में? ऐसा क्या राजनीतिक हैसियत कुर्मी को मिल गई कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी, ये दावे राजनीतिक गलियारों में गढ़े जाने लगे? हमारा समाज उत्तर प्रदेश में जिस हैसियत से बास करता है, वो आकलन लोगों को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इस तरह से कमेरावाद, झुग्गी झोपड़ी में उठ के बसने की बात कह करके इस तरह से कुर्मी समाज को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई जो कटियार था, कोई जयसवार था, कोई बैसवार था, ऐसे सब लोग बटे थे। डॉक्टर पटेल ने उनको एक रूप में पिरोया, पटेल में जोड़ने का काम किया। डॉक्टर पटेल के आंदोलन से जुड़ करके पटेल की हैसियत का आकलन सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने उसको भांप लिया और भांप लेने के बाद में पटेल पर डोरा डालना चालू किया। ये डॉक्टर पटेल की देन है। जैसे मैं ये देखता हूँ कि बड़े राजनीतिक नेताओं को लिया जाता है अभी तक की सरकार में रहने का जो अनुभव है, आखिरी समय में मंत्री बनाते हैं 6 महीने के लिए, फिर किसी और तरीके से कोई विभाग देते हैं, लेकिन कोई ठोस विभाग अभी तक मैंने नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में पटेलों को मिले। एक और सवाल जो हमारे दर्शक पूछते हैं लगातार, ये उनका सबसे ज़रूरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आज तक पटेल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, जबकि आपकी आबादी यादवों के बराबर है, आपकी आबादी ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी के तौर पर है। तो क्या वजह लगती है आपको कि क्यों नहीं? हमारी समझ से उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूपेण से सरकार पटेल की तो होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी पटेल का होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पटेल के आने के बाद में जो पटेल समुदाय में भूचाल आया, उस भूचाल को रोकने के लिए सभी पार्टियां आपस में अपने विचारों से चिंतन करके पटेलों को तोड़ने का कार्य किया। पटेल को एकजुट नहीं होने दिया। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी में जाने का काम किया, और उस नज़रिए से देखा जाए तो हम टुकड़ों में बंट करके विभाजित हो गए, और एक ना होने के कारण हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। और पहुंच भी जाते, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पटेल के विचारों को उनके ही परिवार ने अलग जाने का कार्य किया। विचार तोड़े गए, विचारों पे ना चल करके उसको दूसरे के घर में जा कर के, दूसरी पार्टी में जा कर के अपने अस्तित्व को खोया, और उस अस्तित्व को खोने के बाद में हम बहुत दूर वंचित हो गए। अगर फिर भी हमें कहते हैं कि माननीय राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, उनके अनुयायी डॉक्टर साहब के पूरी तरह से उनके साथ हैं, और वह समय भी आएगा कि हम उत्तर प्रदेश में कुर्मी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो सदा के लिए हम जो भटक रहे हैं वो एक स्थायित्व पटेल समाज का मिलेगा, और वो कुछ दिनों के लिए स्थायी रहेगा। कुछ दिनों के लिए स्थायी रहेगा, ये बड़ी बात है जो मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्थायित्व कायम करने का एक ही तरीका है कि तमाम पिछड़ी जातियाँ अपने राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व के साथ साथ शिक्षा पर भी काम करें। आप बाराबंकी क्षेत्र से आते हैं, एक बड़ा इलाका है और लखनऊ से सटा है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहमियत भी रखता है। बाराबंकी का कास्ट इक्वेशन क्या कहता है? अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए और तमाम बड़े नेता हुए। एक बात मुझे उनकी बड़ी सुंदर याद आ रही है, वो कहते हैं कि पिछड़ी जातियों के जो संघर्ष और आंदोलन है, तो इसमें पहली पीढ़ी मारी जाती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, और तीसरी पीढ़ी राज करती है। तो पहली पीढ़ी मारी जाती है वाली बात में जब आप ये मांग उठाते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूसरी पीढ़ी आज परेशान हो रही है पुलिस सिस्टम और सरकार के तमाम जो रवैये हैं उससे,
मेरा सवाल ये कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ आखिरी 48 घंटे मौजूद रहे। क्या लगता है इसमें ऐसा क्या हुआ कि एक हट्टा कट्टा इंसान और उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नेता, मैं उनकी स्पीच सुनता हूँ, लोगों से उनके बारे में सुनता हूँ, तो एक ऐसे नेता की छवि उभरती है जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक तीनों रूप से सबल था। अचानक ऐसा क्या हुआ? पहली बात का जवाब आपको देने बाराबंकी के विषय में। बाराबंकी ज़िले में 6 विधानसभाएं हैं। 6 विधानसभाओं में हम 2 विधानसभाएं फतेहपुर कुर्सी के नाम से जानी जाती है और मसौली इस समय जैतपुर के नाम से जानी जाती है, पहले मसौली थी। इन 2 विधानसभाओं में हम अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ करके अपने दम पर पटेल समुदाय को इकट्ठा करके छोटी मोटी जो हमारे कमेरावादी समाज के जुड़ी हुई जातियाँ हैं, इनको मिला करके हम विधायक, MP सब बना लेते हैं। समस्त 6 विधानसभाओं में हमारा कुर्मी नेतृत्व इतना बलशाली है कि हम जिताने का पूरी तरह से अपने ऊपर भार लेकर चलते हैं। अगर कुर्मी जिस तरफ झुकता है, प्रत्याशी वही जीतता है। रही बात डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी की, वो हमारे बहुत ही नज़दीक घनिष्ठ आदर्श के रूप में हम उनको मानते थे। एक समय ऐसा आया, डॉक्टर पटेल का कार्यक्रम 15 तारीख और उसी वक्त उसी समय में 15 तारीख थी, फैजाबाद कार्यक्रम लगा हुआ था उनका। गाड़ी डॉक्टर साहब के ख़राब इलाहाबाद में हो गई थी और वो जायसवाल एक थे, उनकी गाड़ी से इलाहाबाद पहुँचे थे। गाड़ी ख़राब होने के नाते मीटिंग ख़त्म हुई तो डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी से ही लखनऊ के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में हम 2 लोग एक ही सीट पर बैठ कर के सफ़र किया और उस सफ़र के दरमियान में जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई, उन बातों को याद करके लगता है कि अपनत्व की एक पराकाष्ठा को हम पार किया और जो बातें उन्होंने बताई उन बातों को आपके पास बीच में शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर पटेल मानवता के पुजारी थे। सदैव गरीब कुचले, काम करने वाले, शरीर से मेहनत करने वाले व्यक्तियों की सदैव बात किया और उन्होंने ही एक तरफ अपना दल का गठन करके जो पहचान समाज में हमको दी, वो सारी बातें उस दिन रास्ते में चलते चलते हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर साहब हो सकता कि हम ना रहें, लेकिन हमने इतने डॉक्टर सोनेलाल समाज में पैदा कर दिया है कि आंदोलन रुकेगा नहीं। आप लोग धैर्य से इस दल को चलाने का काम करेंगे, एक ना एक दिन ये दल अपने मंजिल पर पहुंचेगा, आप लोगों को सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आप विराजमान होंगे। याद रखिएगा कि डॉक्टर पटेल वह शख्स है जिसने समाज में अपने बलबूते पर समाज को खड़ा करने का काम किया है। ऐसा नेता आपको चिराग लेकर के ही उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। उनके विचारों से आहूत होकर के चलते चलते लखनऊ जब पहुँचे, लखनऊ में उस समय बसपा की सरकार, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी। गोमती नदी के सतह पर विस्तार हो रहा था, अम्बेडकर पार्क बन रहा था। उसको देखकर डॉक्टर पटेल से हमने कहा कि डॉक्टर पटेल, डॉक्टर साहब ये तो पूरी तरह से लखनऊ आच्छादित होता जा रहा है, अगर हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो हमारा तो कहीं कुछ पार्क और कुछ बनवाने की जगह नहीं बचेगी। डॉक्टर पटेल ने कहा अगर वो जेल तोड़वा करके जेल शिफ्ट कर सकती हैं तो हम विधानसभा से तोड़वा करके विधानसभा शिफ्ट करके अपना पार्क वहाँ बनवा लेंगे। ये राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति से ही हमारे समाज का, कमेरावादी पार्टी का, कमेरा समाज का, मेहनतकश लोगों का सम्मान जब होगा जब हम उस रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्सी पर बैठ करके अपने समाज से मिलने वाले लोगों का, छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके हम सम्मान दिला पाएंगे। उसी दिन हमारे मिशन का कार्यक्रम पूरा होगा।
एक सवाल और लेना चाहूँगा, इसको नए फ्रेम से लेंगे कि कुर्सी एकमात्र ऐसी सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ की 40% आबादी कुर्मी है। अगर देखें तो कुर्सी पर पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का मैं डेटा देखता हूँ तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कुर्मी एक ही विधानसभा में। ऐसा बहुत कम है भी तो 1,20,000 के आसपास के आंकड़े हैं। तो पूरी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में कुर्सी एकमात्र सीट है जो कुर्मियों की ही कुर्सी है। वहाँ के प्रतिनिधित्व को कैसे देखते हैं आप? क्या हमेशा से वहाँ कुर्मी बिरादरी का विधायक रहा? क्या वहाँ सामंतवादी व्यवस्था वहाँ नहीं है? क्या वहाँ सामाजिक न्याय? मेरा सवाल ये कि ज़्यादा जहाँ आबादी है हमारी, क्या वहाँ हमें हक अधिकार मिल पा रहा है कि वहाँ भी हमारी हकमारी हो रही है? बाराबंकी में कुर्सी विधानसभा के अंतर्गत कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और पटेल के नाम से डॉक्टर पटेल के ज़माने में जाना जाने लगा। उस स्थिति में हमारे अधिकार और सम्मान की लड़ाई तो भारत आज़ाद होने के बाद से चालू हुई थी। अगर हम दो जातियों या पटेल बिरादरी के बाराबंकी के अंतर्गत टुकड़ों में बिरादरी बटी हुई है, कहीं जैसवार कहीं बैसवार, वहाँ पर जो वर्ग ज़्यादा है अगर उसका प्रत्याशी चला जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से तो हम उसको सम्मान दे करके विधायक बना देते हैं। अन्यथा अगर दूसरी समाज का लोग जाता है दूसरी समाज से तो जो समाज वहाँ पर पटेलों का रह रहा है उसके विपरीत अगर प्रत्याशी उतारा जाता है तो हम उसको न जिता करके हम अलग चले जाते हैं, खाली जाति द्वेष वर्ग विद्रोह के कारण में। बाकी हम सदैव वहाँ पर अपने समाज को ही ताने का काम किया है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि जब हम दूसरे जाति की तरफ मुड़ जाते हैं। आज भी सुनने को आया है कि जो 2022 का चुनाव हो रहा है वहाँ हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र पूर्व मंत्री कारागार राकेश वर्मा जी को टिकट दिया गया है। ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है। वहाँ का संदेशा मिल रहा है कि जिस वर्ग से हैं तो पटेल ही, लेकिन जिस वर्ग से वो जा रहे हैं वो वर्ग वहाँ पर कमबास करता है, उनका विरोध भी है और ये माननीय जी के लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है। मतलब भाजपा विरोध इस बार ज़्यादा है। भाजपा विरोध चरम सीमा पर है, इसलिए हमारे माननीय पूर्व कारागार मंत्री जी सफल भी हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और हम चाहेंगे कि वह समाज हमारा वहाँ पर उनको दो वर्गों में बटा हुआ जैसवार बैसवार में भूल करके उन्हीं का समर्थन करेगा। तो ये थे डॉक्टर साहब CL पटेल जी, जिन्होंने उस दौर की कई ऐसी बातें बताई, वो आखिरी दिन डॉक्टर सोनलाल पटेल के साथ जो उनका बीता, और बाराबंकी पे कुर्मियों की जाति का क्या समीकरण है, कैसे वहाँ चुनाव हो रहा है, कौन जीतता है कौन हारता है, इन तमाम सवालों की अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहे। इसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं कि बनारस के भीतर के जातिगत समीकरण क्या है और कैसे वहाँ पर भाजपा जो पहले 8-0 से जीती थी वो 2-6 के समीकरण में फंसने वाली है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। धन्यवाद।